हेलो एवरीवन। अगर आप 72वीं बीपीएससी, एईडीओ या फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 25 मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम वही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो सीधे परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। मई 2026 बिहार में जो घटनाएं हुई हैं उनमें से कई ऐसी हैं जो आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकती हैं। सवाल यह है कि आज हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा, आप उनको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको करा रहा हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं प्रेजेंट ऐसे तरीके से करना चाहता हूँ जो आपके माइंड में सेट हो जाए। मतलब सफल अभ्यर्थी और बाकी अभ्यर्थियों में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल अभ्यर्थी करंट अफेयर्स को सब कभी हल्के में नहीं लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बस वन लाइनर पढ़ करके खुश हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में उनका धज्जिया उड़ जा रहा है। तो आपको पता ही है, मतलब आज की क्लास आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने वाली है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया है और हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आपको कथन वाला जो प्रश्न देखने को मिलेगा, मैं आपको एमसीक्यू जब प्रोवाइड कराऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस दमदार क्लास को। तो मई 2026 सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये है कि अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री राम सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में आयोजित सीतामढ़ी महोत्सव 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि सीतामढ़ी महोत्सव का जो आयोजन है वो सीतामढ़ी में तो किया गया, कहाँ पर? पुनौरा धाम। और पुनौरा धाम तो आपको पता ही है कि क्यों फेमस है। ठीक है, पुनौरा धाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो आयोजन किया गया, जानकी नवमी के अवसर पर आयोजन किया गया। अच्छा, बात जब सीतामढ़ी की कर रहे हैं तो सीतामढ़ी से 2-3 प्रश्न और मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे रीगा चीनी मिल। रीगा चीनी मिल बंद हो चुका था, पुनः इसे चालू करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो आपका सीतामढ़ी है, इन्होंने हाल ही में ऐसा घोषणा किया था कि सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला पहला ऐसा जिला बन चुका है बिहार का। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है कि माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा, करीब 251 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है। राइट, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड प्रश्न आता है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किन 2 जिलों में 2 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर नवादा और बांका, ये 2 जिला याद रखना है। बांका तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, हमेशा इंपॉर्टेंट चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक मंडार पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, नवादा का ककुलत जलप्रपात बार बार पेपर में रिपीट होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें कि इन संयंत्रों की जो संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता होगा वो करीब 1400 मेगावाट की होगी, तो ये हमें याद रखने वाली बात होगी। कथन के रूप में जब मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल थ्योरी को देखिए, समझिए और सब कुछ अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे, इससे पहले भी मैंने आपको सभी महीने के करंट अफेयर्स करा दिया है, तो देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाली वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार की प्रमुख जो तापीय परियोजनाएं हैं उस पर भी मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। जैसे कि पीरपौती भागलपुर में स्थित है, 2400 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का उम्मीद बताया जा रहा है। फिर आता है नवीनगर भी आपका 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। नवीनगर औरंगाबाद में आपका है, ये एनटीपीसी परियोजना है। बरौनी की बात करें तो 800 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है। तो ये कुछ 3 परियोजनाएं थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि डेफिनेटली पेपर में पूछे जाने की चांसेस है, इसे आप जितना चाहो स्टार मार्क लगा लो, कम ही रहेगा। देखो, बिहार के महत्वपूर्ण खनिज और उनके स्थानों के रूप में अगर देखा जाए तो बिहार के जिन 3 जिलों में हाल ही में क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिले हैं उनका नाम है रोहतास, गया और औरंगाबाद। इन 3 जिलों में हाल ही में मतलब बिहार में दुर्लभ खनिज पाए गए हैं, जो कि आप देख पाएंगे। रोहतास में अगर देखा जाए तो यहाँ की जो कैमूर पहाड़ी है, यहाँ से ग्लूकोनाइट का भारी भंडार मिला है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पोटास उर्वरक बनाने में किया जाएगा, फर्टिलाइजर में किया जाएगा। साथ ही साथ गया और औरंगाबाद की बात करें तो इन 2 जिलों के क्षेत्रों में वैनेडियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्यूमिनाइट नामक जो कि काफ़ी रेयर मिनरल मिले हैं, और ये आने वाले हमारे भविष्य के, बिहार के भविष्य के लिए, साथ ही साथ देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो रोहतास, गया और औरंगाबाद ये ध्यान में रखने वाली बात होगी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कहाँ एक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये पटना के बिहटा में यानी सिकंदरपुर बिहटा पटना में इसका उद्घाटन किया गया। लागत है करीब 171 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। फिर है कि किस फिल्म को 16वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार यानी 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। तो इस फिल्म का नाम है द वाइल्ड कॉल। द वाइल्ड कॉल। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि द वाइल्ड कॉल जो है बिहार के राजगीर जू सफारी से प्रेरित एनिमेटेड ये फिल्म है। ये इसका पिक्चर देख पाएंगे, मतलब राजगीर जू सफारी का द वाइल्ड लाइफ हार्ट फेल्ट एडवेंचर। ठीक है, और ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग विभाग बिहार द्वारा निर्मित। साथ ही साथ अगर इसके निर्देशक की बात करें तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो निर्देशक है नवीनद एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान द्वारा ये निर्देशित किया गया। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय जो कि कहाँ बनाने की घोषणा की गई, तो पुनपुन में, पुनपुन के डुमरी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे प्रश्न बने कि हाल ही में चर्चा में रहा डुमरी जो है वो किस मतलब कहाँ स्थित है, तो ये पुनपुन में स्थित है, पटना के पुनपुन। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आज की इस वीडियो का लाइक का एम रखते हम 199 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आप आराम से इसे कर दोगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किशनगंज में स्थापित किया जाएगा सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। तो ध्यान से समझिएगा कि 16 मई 2026 को बिहार कैबिनेट ने किशनगंज जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में सुरक्षा बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगा कि बात यहाँ पर किशनगंज की तो की जा रही है, लेकिन स्थापना के लिए किशनगंज जिले के कौन सा क्षेत्र होगा, तो पोठिया क्षेत्र। ठीक है, पोठिया क्षेत्र में लगभग 110 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण होगा, इसे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बनता है कि बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने, प्रदूषण कम करने तथा पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को स्वीकृति दे दी है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है वो आपके आने वाले पेपर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ये आपका पॉलिसी 2026 है, बहुत चर्चा का विषय रहने वाला है। अच्छा, ये जो मंजूरी मिली 18 मई 2026 की बात है, लागू करने की बात की गई है 1 जून 2026 है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें सब्सिडी भी मिलेगा। जैसे महिलाओं को कार और स्कूटी पर मिलेगी भारी सब्सिडी। यहाँ पर ये मैंने जो कि न्यूज़ का रेफरेंस लिया है, तो आप थोड़ा सा देखो, ध्यान से समझो कि नई नीति के तहत अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है, यानी महिला कोई अगर कार खरीदती है तो उसे 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक बाइक खरीदे या फिर स्कूटी या फिर स्कूटर खरीदने पर उसे 12,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को सिर्फ 2 व्हीलर पर ही सब्सिडी दी जाएगी, मतलब यहाँ पर उन्हें कार पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि सामान्य वर्ग के पुरुष अगर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर उन्हें किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, कथन के रूप में पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट जो प्रश्न बनेंगे डेफिनेटली बन सकते हैं, तो बस ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यानी जो हमारा ईवी 2026 की नीति बनाई गई है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक बिहार में जितने भी पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहन होंगे उनको कम से कम, उसमें से कम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ऐसा इस तरह का पॉलिसी का ये उद्देश्य है। ठीक है, मतलब सरकार चाहती है कि जितना ज़्यादा हो सके वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चूज करें। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि अभी सरकार चाहती है, या फिर हमारे देश में जैसे कि आप जानते हैं कि डीजल पेट्रोल पर जो निर्भरता है उसे कम किया जाए, प्रदूषण कम किया जाए। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के इस तरह से पहल उठाए जा रहे हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद है कि बिहार में खुलेगा राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम पर बनेगा म्यूजियम। ये आपका एक बहुत ही चर्चा का विषय रहेगा, पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो म्यूजियम है वो आपका
खोलने की बात की गई है, पटना में एक्चुअली कहा गया, लेकिन सबसे पहले कहा गया कि ये सारण में हम लोग ऐसे देखो। विदेशिया शैली के जनक भी जो कि ये जाने जाते थे भिखारी ठाकुर जी, ये ध्यान रखिएगा, विदेशिया शैली के जनक, और इनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी ऐसा निर्णय लिया गया। सबसे पहले सरकार ने ऐसे बोला है कि सारण से ही ऐसा स्टार्ट किया जाएगा। जैसे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ, तो 18 दिसंबर 1887 को। स्थान कहाँ था, तो कुतुबपुर दियारा सारण जिले में इनका स्थान था। मृत्यु कब हुआ इनका, तो 10 जुलाई 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। विदेशिया शैली के जनक, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बच्चों के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों के मामले में बिहार देश में चौथा स्थान पर है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान पर है। अब चौथे स्थान में है तो इससे पहले के 3 स्टेट आपको याद रखना है, तो वो कौन कौन है, तो पहला महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो कि 13,349 मामले दर्ज किए गए, ये आपका चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, ध्यान से समझिएगा, सारा चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि अपराधों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। बिहार में बच्चों के खिलाफ अपराधों के साल 2023 की बात करें तो ये करीब 9,906 मामले थे, और वहीं तुलना 2024 की जाए तो 177% का भारी उछाल देखने को मिला है। ठीक है, 177% का भारी उछाल, तो ये वृद्धि याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि किशोर अपराध, ध्यान रखिएगा, किशोर अपराध में नंबर 1 पर है। बच्चों के अपराध में वो तो आपका चौथे स्थान पर, लेकिन किशोर अपराध में नंबर 1 पर है। बच्चों के खिलाफ अपराध में जहां बिहार चौथे स्थान पर है, वहीं नाबालिगों और किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर आता है, जहां 2024 में किशोरों द्वारा सर्वाधिक 5,037 अपराध दर्ज किए गए हैं। ये याद रखिए। अब इसके बाद एक पॉइंट और मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों में 2023 की तुलना में 11% की वृद्धि हुई है, जिसमें से सबसे अधिक मामले बिहार में दर्ज किए गए। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से जो डाटा दिया गया है, इस डाटा के बेस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नहीं बनेगा, मैं बनाऊंगा, मैं MCQ प्रोवाइड कराऊंगा, तो डेफिनेटली बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद करा सकूं। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। मैं जो भी रेफरेंस लिया हूँ वो कहीं ना कहीं बुक से, कहीं ना कहीं न्यूज़ से लिया गया, तो आप आराम से सी चीज़ों को समझिए। ये जो PDF है, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 72 BPSC का लक्ष्य बैच है एप्लीकेशन पर, उसमें मैंने अपडेट कर दिया है। आप देख पाएंगे कि इसमें बिहार करंट अफेयर्स 2026 का मंथली जो CA वाला सेक्शन है, इसमें जनवरी डाला गया है, जनवरी का वीडियो है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये सारी वीडियो PDF यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेम नोट जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है तो वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार स्पेशल का अलग सेक्शन भी बना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहिए उसके लिए अलग सेक्शन है, आप वहाँ से जा कर के भी परचेज कर सकते हो। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री आवास, जो जिसे पहले हम वन अन्य मार्ग के नाम से जानते थे, अब उसको बदल करके लोक सेवक आवास कर दिया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में पटना हाईकोर्ट की नया चीफ जस्टिस नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी M रॉय। ठीक है, सिक्किम हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी, जिनका तबादला होकर के अब ये पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बन चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, श्रीमती मीनाक्षी M रॉय वर्तमान में न्यायाधीश जो कि सिक्किम हाईकोर्ट की हैं। नियुक्ति इनका पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में हो गया। कार्यभार ये ग्रहण करेंगी चूंकि 4 जून 2026 से, मतलब जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक ये ग्रहण कर चुकी हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो श्रीमती मीनाक्षी M रॉय को कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख रखा है। जैसे 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यभार संभालेंगी। शपथ किन्होंने दिलाया, तो बिहार के जो राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, इन्हें शपथ दिलाया। स्थान किसका ये ग्रहण करेंगी, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू का स्थान इन्होंने लिया है, जो रिटायर हुए 4 जून 2026 को। तो ये सारा डाटा आपको माइंड में सेट होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट की बात करें तो एक पॉइंट ये याद रखिए कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 में किया गया था। ठीक है, अच्छा फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताइए कि पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में ऐसे भी पूछा गया था। नेक्स्ट आता है समर्थ पोर्टल। देखिए समर्थ पोर्टल जो है बिहार सरकार ने राज्य के
यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में डिजिटल प्रशासन एवं पारदर्शी शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इसे लागू किया है, समर्थ पोर्टल को। समर्थ का फुल फॉर्म भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, स्मार्ट ऑटोनोमस मैनेजमेंट एंड एकेडमिक रिफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये समर्थ पोर्टल ध्यान में रखेंगे। ब्रांड बिहार पहल क्या है? तो देखिए, बिहार की नई विकासात्मक ये पहचान होगा। 20 मई 2026 को बिहार सरकार ने राज्य की पहचान, छवि और निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की है। यह पहल चीफ सेक्रेटरी सेल के अंतर्गत संचालित एक रणनीतिक व्यापक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे आप देख पाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि राज्य कैबिनेट की बैठक में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC परियोजना के तहत बिहार के किस जिले के ढोभी में एक विशाल जलाशय का निर्माण मंजूरी मिली है? तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ढोभी है, ढोभी जो है वो आपका गया जिले में पड़ता है, जहाँ पर हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत एक विशाल जलाशय बनाने का मंजूरी दिया है। लागत कितना होगा? तो 428 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा और पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। ठीक है, 2027 तक। अब आगे बढ़ते हुए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार के इन जिलों में जनगणना स्वगणना में, यानी जो जनगणना भी चल रहा है, स्वगणना में मारीबाजी मधुबनी सबसे आगे निकला। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जनगणना स्वगणना यानी सेल्फ इनुमिनेशन के में प्रमुख आंकड़े देखने को मिले हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर मधुबनी रहा, दूसरा स्थान पर वैशाली है और तीसरे स्थान पर दरभंगा, चौथे स्थान पर यहाँ पर गोपालगंज और पांचवें स्थान पर पटना को देखने को मिला है। स्टार्टिंग के 3 आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। पहला जो चरण स्टार्ट किया गया था वो आपका 17 अप्रैल से 1 मई तक स्टार्ट था और अब दूसरा चरण जो कि चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें सवाल हमें देखने को मिलेगा कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, जिसको बुडको कहते हैं, ने दीघा कंकड़बाग प्रोजेक्ट को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दीघा कंकड़बाग इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट को वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रॉफी भी है जो इस पर क्लियरली लिखा गया वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026, साथ ही साथ दीघा एंड कंकड़बाग इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर इंडिया, ये पूरा आपका यहाँ पर क्लियरली छपा हुआ है। इसका आयोजन जो किया गया था स्पेन में किया गया था, ये पॉइंट ध्यान रखेगा। और जिसके बुडको कहते हैं, तो बुडको का हिंदी में तो लिखा गया कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम। इसी को इंग्लिश में भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है पेपर में काफ़ी चर्चा के विषय है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सके कि हाल ही में चर्चा में रहा बुडको क्या है या फिर इसकी स्थापना क्या कब हुई थी। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। तो बुडको का फुल फॉर्म बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि दीघा कंकड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना को वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित अवार्ड मिला। यह परियोजना बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम बुडको द्वारा कार्यान्वित है। और साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट ये है कि बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड जो है, इसने यूटिलिटी ऑफ द ईयर कैटेगरी में दुनिया के शीर्ष 5 जल उपयोगिताओं में स्थान बनाकर के इतिहास रचा है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो ये पहला पॉइंट, और इंडिया लेवल पर अगर नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सुधा की तरह मांसाहारी खाद्य पदार्थों का होगा अपना ब्रांड मेसा। जैसे कि आप जानते हैं सुधा ब्रांड है, तरकारी आउटलेट भी स्टार्ट किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर एक मेसा जो कि ब्रांड स्टार्ट किया जा रहा है। देख पाएंगे कि मुजफ्फरपुर प्रदेश का जो पशुपालन निदेशालय है, दूध के साथ मांसाहारी खाद्य पदार्थों का अपना ब्रांड मेसा लाने की योजना बना रहा है। इसमें मांस, मछली और अंडे के उत्पाद होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि उत्पाद की बात करें तो इस ब्रांड के तहत मांस, मछली और अंडे से बने उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य जो उत्पाद होंगे बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्देश्य क्या होगा कि आम जनता को स्वच्छ और सुरक्षित मांसाहारी उत्पाद उपलब्ध कराना और पशुपालकों की आय को बढ़ाना। तो ये 2 इसके उद्देश्य हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 72वीं बीपीएससी
की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर चाहे एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये जो लक्ष्य बैच है वो आपके लिए एक तरह से सच्चा साथी बन सकता है। अभी फिलहाल में इस कोर्स की प्राइस जो कि बहुत कम रखी गई है। ऑफर सिर्फ 23 जून तक के लिए है, मतलब आज आपका 21 जून है, योग दिवस है, तो 2 दिन बाद तक का इसका ऑफर 299 है। इसके बाद कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो देखिए, सही तैयारी पक्का चयन होता है। अब इसमें कोर्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप समझ लो। सब्जेक्टिव नोट तो आपको मिलता है हमारे द्वारा, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं, करीब 300 से ज़्यादा नोट्स हमने PDF फॉर्मेट में अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ पाएंगे। NCERT का 9th से 12th का जो भी फिलहाल हमारा क्लासेस चल रहा है उसकी जो PDF होगी और उसका जो लेक्चर होगा वो भी हमारे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं, यानी MCQ प्लस वीडियोस। साथ ही साथ बिहार स्पेशल कंटेंट इंक्लूडेड होगा, बिहार की सारी चीज़ें स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स दोनों इसमें इंक्लूडेड होगा, और क्विक रिवीजन भी हम लोग आपको लास्ट मोमेंट पर जो होगा वो प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। तो मतलब वही पढ़िए जिससे सिलेक्शन मिले, घिसा पीटा पढ़ करके कुछ होने वाला नहीं है, वापस से आप घूम करके जीरो पर आ जाओगे, स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में अच्छे तरीके से सिलेक्शन वाली चीज़ों को लेकर के पढ़ो। तो आप फटाफट जाइए एप्लीकेशन पर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इनरोल कर सकते हो। किसी भी तरह से आप हमें ईमेल कर लीजिए अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर व्हाट्सएप पे करना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल इस पर नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा बताने का जो मकसद था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोपालगंज जिला हाल ही में चर्चा में रहा। अंग्रेजी शासन काल के जॉर्ज पंचम के सिक्के और कुरान की हस्तलिखित प्रति यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो ये आपको याद रखना है, गोपालगंज जिला चर्चा का विषय रहा। साथ ही साथ गोपालगंज जिला वो आपका सासा मूसा चीनी मिल जो कि बंद किया जा चुका था, इसे वापस से खोलने की बात की गई है, सासा मूसा चीनी मिल, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए कि बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा कृत्रिम उद्यमिता है और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बिहार सरकार ने सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, जिसको हम लोग GFTN कहते हैं, इसके साथ आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। अभी समझौते के तहत देख पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, देखने को मिलेगा। आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना, इसके तहत राज्य में तकनीक और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए 209 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, तो ये पहले तो याद रखना है, 209 करोड़। AI और क्वांटम डिजिटल सैंडबॉक्स, मतलब कि राज्य में नवाचार इनोवेशन के समर्थन देने के लिए AI और क्वांटम डिजिटल सैंडबॉक्स का निर्माण किया जाएगा, जो 100 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप्स की मदद करेगा। फिर तीसरा है कि छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। अगले 5 वर्षों में राज्य के 7,000 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यानी NUS और लिनक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 महीने का उन्नत AI सर्टिफिकेशन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो समझौता हुआ है GFTN और बिहार सरकार के बीच हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और खास करके आपका मेंस एग्जाम में भी ये चीज़ें काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो ध्यान देने वाली बात होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना के गांधी मैदान में मई 2026 को राज्य के पहले AI आधारित अत्याधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया है। इस तकनीक को अपनाने वाला बिहार जो कि दूसरा राज्य बन चुका है। दूसरा राज्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि AI का उपयोग इस तरह के मामलों में करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। हमने जाना था AI रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम ऑलरेडी जो कि मध्य प्रदेश ने बनाया था, इसलिए यहाँ पर हम दूसरा कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि AI आधारित अग्निशमन प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो तो जानना जरूरी है। जैसे कि आपदा का पूर्वानुमान लगा सकता है, यह कंट्रोल रूम मौसम विभाग की भविष्यवाणी और पुराने डाटा के आधार पर आग लगने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान कर पहले से अलर्ट कर देता है। त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्विक रिस्पांस, सूचना मिलते ही यह सिस्टम घटना स्थल की लोकेशन ट्रैक करके सबसे नज़दीकी फायर वाहन और सबसे छोटा शॉर्टकट रूट मैप पर दिखाता है। आधुनिक वाहन की बात करें तो इस कार्यक्रम में 80 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को भी शामिल किया गया, क्योंकि आप देख पाएंगे ये आपका लाइन से लगा हुआ है। थर्मल इमेजर की बात करें तो ये देखिए कि मलबे या फिर धुएं में फंसे लोगों को खोजने के लिए नई तकनीक और थर्मल इमेजर की मदद ली जाएगी। तो एक तरह से बहुत अच्छा ये सिस्टम होने वाला है, अगर ये अच्छे से काम करता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भारत में अग्नि निगरानी जैसे कि फायर मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली लागू करने वाले राज्यों की जानकारी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जैसे कि व्यापक स्तर पर पूरे राज्य में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को हाल ही में लागू किया गया था। शुरू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य था। मतलब ये क्या करता है, ये प्रणाली मुख्य रूप से जंगलों की आग पर नजर रखती है। महाराष्ट्र की बात करें तो किसी वन्य जीव अभयारण्य के भीतर पहला स्थानीय एआई आधारित प्रारंभिक वन की अग्नि पहचान नियंत्रण कक्ष था, जिसे पैंटेरा नाम दिया गया था। स्थापित करने वाला पहला राज्य, इसे महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था। तीसरा आता है कि बिहार इस तकनीक को अपनाने में देश का दूसरा राज्य है। हालांकि शहरी क्षेत्रों और नगरों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक एआई आधारित अर्बन अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनाने के मामले में पटना का यह सिस्टम बेहद अनूठा है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कि एक ट्वीट किया गया था विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा। बिहार सरकार ने आगामी 1 वर्ष में कितने बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 100 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है आगामी 1 वर्षों में। ये खुद इनका ट्वीट था। आप देख पाएंगे कि बिहार में प्राकृतिक और जैविक खेती को मिल रही नई ताकत। राज्य में 1 वर्ष में बायोगैस प्लांट लगाने और 2026-27 में 5700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए लक्ष्य के साथ किसानों को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि बायोगैस प्लांट पर 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी, ऐसा बताया गया था। यहाँ पर देखिए राज्य में 1 वर्ष में 100 बायो प्लांट जो कि लगाने का लक्ष्य बोला गया है इनके द्वारा। सरकार 50% तक करीब 22,500 का अनुदान देगा। गोबर और बायोगैस आधारित खेती को मिलेगा बढ़ावा। किसानों को पर्यावरण अनुकूल कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। हर जिले में शोधकर्ताओं और किसानों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो ये जैविक खेती हरित बिहार इस योजना के अंतर्गत विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा ये बयान दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाजीपुर में तीसरा NIFTEM यानी निफ्टेम की स्थापना की जा रही है। अभी निफ्टेम क्या है आगे देखेंगे, पहले ये समझिए कि 15 मई 2026 को बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर तीसरा जो मैं इसलिए कह रहा हूँ हाजीपुर में तीसरा, क्योंकि पहला हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया गया था करीब 2012-13 के आसपास। दूसरा जो है वो तमिलनाडु में और तीसरा जो है वो बिहार में यानी बिहार के हाजीपुर में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, यानी निफ्टेम जो है वो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 2021 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्था का भी दर्जा दिया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए खुद विजय कुमार सिन्हा जी का पोस्ट है और क्लियरली ये सारी चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि निफ्टेम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। संस्था के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी जा चुकी है। फूड प्रोसेसिंग रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बड़ा बदलाव। बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे डाटा थे, इतने सारे सवाल थे जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से ध्यान से याद कर लेते हो तो मई 2026 का ये करंट अफेयर्स आपके लिए एक तरह से कारगर सिद्ध होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।